हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आज आपको जो C9 आपका सेकेंड ईयर का असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसके यूनिट जो आपका 3 है, उसमें मतलब C9 के जो यूनिट 3 है उसमें आपका वैधता मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वैधता से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें, उल्लेख करें। देखिए इसमें हम वैधता के प्रभावित करने वाले कारक भी दिए हुए हैं। यानी आपको जो भी मतलब वैधता रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप कर लीजिएगा, समझे। जो पूछेगा वही लिखिएगा, प्रकार पूछेगा तो प्रभावित करने वाले कारक नहीं लिखिएगा, और प्रकार नहीं पूछेगा तो प्रभावित करने वाला कारक जो पूछेगा वही लिखिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करें। देखिए सबसे पहले जानिए कि वैधता क्या होता है, वैलिडिटी क्या होता है। देखिए सबसे पहले कोई चीज़ को समझना है। देखिए C9 बहुत मतलब खतरनाक मतलब पेपर है, लेकिन देखिए इसको आप अच्छा से समझ के पढ़िएगा ना तो सबसे आसान पेपर यही है, समझे। तो इसको थोड़ा सा मतलब क्या उसको बोलते हैं, समझ के पढ़ना चाहिए, समझे। जैसे आपका जितना भी VVI क्वेश्चन था उतना तो हम करा दिए हैं। खड़े यूनिट जो यूनिट है 5 आपका है, उसमें थोड़ा स्टैटिक से रिलेटेड है, उसको भी हम बहुत जल्दी करा देंगे। तो उसके बाद आपका ये सबसे आसान पेपर हो जाएगा, समझे। उसके बाद जितना भी बचा हुआ सब करवा देंगे। देखिए आइए वैधता समझते हैं क्या होता है। देखिए सिंपल समझिए कि मान लीजिए जिस उद्देश्य के लिए आप मापन परीक्षण कर रहे हैं, परीक्षण करने का मतलब कि कोई भी टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो उद्देश्य की प्राप्ति आपको मतलब होती है, वही वैधता होता है। जैसे सिंपल एग्जांपल समझिए, मान लीजिए आप 8 क्लास का मतलब टेस्ट लेते हैं, और मान लीजिए कि उसमें आप 8 क्लास का क्वेश्चन दीजिएगा 8 क्लास से, तो वो वैधता हो वैध होगा, मतलब वो क्वेश्चन क्या होगा, 8 क्लास के लिए वैध होगा। लेकिन मान लीजिए कि आप 9th का उसमें क्वेश्चन दे दीजिएगा, तो या 7 का दे दीजिएगा, तो क्या होगा, उसके लिए वैध नहीं होगा। मतलब 8 क्लास के लिए आपको 8 क्लास का ही क्वेश्चन देना होगा। आप 9th का या 7 का दे दीजिएगा तो वो परीक्षण क्या होगा, वैध नहीं होगा। वैध करने का मतलब होता है कि जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप परीक्षण ले रहे हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति होना चाहिए। मतलब 8वां क्लास का आप ले रहे हैं तो 8वां क्लास का होना चाहिए। सिंपल एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन का मान लीजिए 8 का ले रहे हैं और वहाँ पर आप साइंस का क्वेश्चन दे दीजिएगा, तो वैध नहीं होगा, क्योंकि उसका परीक्षण कर ही नहीं पाएगा। बच्चा का जो हम परीक्षण करना चाहते हैं उसका क्या करा है कि वो जिस उद्देश्य के लिए हम परीक्षण कर रहे हैं उसका प्राप्ति ही नहीं हो रहा है, समझे। तो वैधता का मतलब क्या होता है कि जिस उद्देश्य के लिए हम परीक्षण ले रहे हैं उसकी प्राप्ति होना चाहिए, समझे। उसी को हम लोग वैधता कहते हैं, समझे। देखिए सिंपल एक और एग्जाम्पल देते हैं। देखिए ये नहीं देना चाहिए, लेकिन देखिए सबसे जरूरी चीज़ है समझना। समझने के लिए मतलब कैसे भी आप समझिए, समझे। देखिए मान लीजिए सिंपल एग्जांपल समझिए, मान लीजिए किसी का शादी ब्याह होता है। शादी ब्याह होने के बाद जो बच्चा होता है देखिए उसको वैध माना जाता है। लेकिन आप देखिएगा जो शादी से पहले बच्चा हो जाता है, मतलब जो भी अथी से, तो उसको अवैध माना जाता है। क्योंकि देखिए शादी के बाद होता है कि उद्देश्य होता है कि हाँ जो बच्चा का अथी करना उद्देश्य होता है, तो ये वैध हो गया। लेकिन अथी का कोई उद्देश्य नहीं होता है शादी से पहले का कि मतलब हाँ ये चीज़ होगा, तो इसीलिए इसको अवैध माना जाता है। तो समझ गए होंगे कि वैध क्या होता है, कि जिस उद्देश्य के लिए आप मतलब अथी कर रहे हैं उस उद्देश्य की जब प्राप्ति हो जाता है उसी को वैधता कहते हैं। ये स्टार्ट हम करते हैं। लिखा हुआ है, यदि कोई परीक्षण उस गुण या उस गुण का मापन करता है जिसके लिए उसे बनाया गया है, ऐसे परीक्षण को वैध परीक्षण कहते हैं। देखिए कहने का मतलब हुआ कि जिसके लिए आप बनाए, मान लीजिए आप मतलब इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आप बनाए हुए हैं, आप उसको आप मतलब BA के एग्जाम में नहीं दे सकते हैं, समझे। तो ये करें, यदि कोई परीक्षण उस गुण का मापन करता है जिसके लिए उसे बनाया गया है तो ऐसे परीक्षण को वैध परीक्षण कहते हैं। और परीक्षण के इस गुण को वैधता कहा जाता है, समझे। तो मतलब करने के यहाँ मतलब हो गया कि जिस गुण की मतलब जिस उद्देश्य के लिए आप कर रहे हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति होना चाहिए, तो वैधता हो गया। फिर लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि कोई भी कोई भी परीक्षण का निर्माण किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रखा किया जाता है। देखिए कोई भी परीक्षण होता है ना, आप कोई भी टेस्ट होता है तो देखिएगा उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी काम आप भी करते हैं तो कुछ ना कुछ उद्देश्य के लिए, मान लीजिए आप BEd ही कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उद्देश्य से, कोई ना कोई काम में जरूर कुछ ना कुछ उद्देश्य छुपा होता है। बिना उद्देश्य के कोई नहीं करता है, समझे। आप कोई भी काम करता है तो पैसा के लिए करता है। मान लीजिए कोई किसी खेत में काम करता है, किसके लिए करता है, पैसा के लिए करता है। तो कोई ना कोई उद्देश्य किसी न किसी में छुपा रहता है, समझे। तो ये कह रहा है कि हम जानते हैं कि कोई भी परीक्षण का निर्माण किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रखा किया जाता है। कोई परीक्षण उस मान लीजिए फ्री में तो कोई खेत में काम करेगा नहीं, समझे। पैसा के लिए कर रहा है, कुछ के लिए, कोई लालचे में, कोई चीज़ के लालच में ही कर रहा है फ्री में काम। कोई भी चीज़ BEd ही आप कर रहे हैं तो टीचर बनने का आपका उद्देश्य है, तो वही चीज़ कर रहा है कि हम जानते हैं कि कोई भी परीक्षण का निर्माण किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। कोई परीक्षण इस उद्देश्य को जिस सीमा तक सफलतापूर्वक मापता है उस सीमा तक वह वैध होता है। मतलब आप जितना सीमा तय किए उस सीमा तक वो नाप लिया तो वो क्या होगा, वैध होगा, समझे। फिर लिखा हुआ है,
वास्तव में कोई भी परीक्षण वैध या अवैध नहीं होता है, बल्कि परीक्षण का प्रयोग इसे वैध या अवैध बनाता है। जी सिंपल समझिए, मान लीजिए आप 7वां क्लास का क्वेश्चन बनाए, ठीक है, तो देखिए 7वां क्लास के लिए वो वैध है, लेकिन 8वां क्लास के लिए वो परीक्षण क्या है, अवैध है। मतलब समझने का मतलब समझ रहे हैं ना, कहने का मतलब क्या है, कह रहा है कि वास्तव में कोई भी परीक्षण वैध या अवैध नहीं होता है, बल्कि परीक्षण का प्रयोग इसे वैध या अवैध बनाता है। मतलब मान लीजिए हम 7 क्लास का क्वेश्चन बनाए और 7 में लेंगे तो वैध हो गया, और मान लीजिए 8वां क्लास में लेंगे तो वही परीक्षण क्या हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। समझे, तो वही कह रहा है कि वास्तव में कोई भी परीक्षण वैध या अवैध नहीं होता है, बल्कि परीक्षण का प्रयोग, मतलब प्रयोग आप कहाँ कर रहे हैं। समझे, मान लीजिए हम 10th का क्वेश्चन बनाए और 10th का हम 9th में प्रयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि वो अवैध हो जाएगा, लेकिन 10th में करेंगे तो वही क्वेश्चन वैध हो जाएगा। समझ गए, वैध या अवैध बनाता है। कोई भी परीक्षण पूर्णतः वैध या अवैध नहीं होता। मतलब पूर्णतः का नहीं मतलब हुआ कि पूरा खराब नहीं। मान लीजिए अब 6 का क्वेश्चन है, उसको आप 7 में दीजिएगा तो बच्चा बना ही देगा। समझे, या 8 का भी दे दीजिएगा 7 के बजाय, तो कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन देगा। तो वही कह रहा है कि कोई भी परीक्षण पूर्णतः वैध या अवैध नहीं होता है, बल्कि परीक्षण कम या अधिक वैध हो सकता है। मतलब उसको बोलेंगे मान लीजिए 7 क्लास का क्वेश्चन है, उसको 8 क्लास में दे देंगे तो कम कम वैध है, ये ना बोल सकते हैं। या 8 के क्लास का क्वेश्चन हम दे देंगे मान लीजिए 7वां में, तो बोलेंगे बहुत कम वैध है, वैधता इसमें कम है। लेकिन मान लीजिए अब 7 क्लास का क्वेश्चन है और 7 में ही हम देंगे तो कहेंगे अधिक वैधता है इसमें, जिस उद्देश्य के लिए हम दे रहे हैं। तो यही बात है। फिर लिखा हुआ है परीक्षण वैधता का परीक्षण उद्देश्य से घनिष्ठ संबंध होता है। देखिए कह रहा परीक्षण वैधता जो टेस्ट लेते हैं उसकी मतलब परीक्षण उद्देश्य से, कि उसकी कोई परीक्षण का कुछ ना कुछ टेस्ट का उद्देश्य होगा ना, उससे उसका क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। क्या वही कह रहा है कि परीक्षण वैधता का परीक्षण उद्देश्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अतः जितनी शुद्धता और सार्थकता से कोई परीक्षण किसी उद्देश्य का मापन करता है तो वह परीक्षण उतना ही वैध होता है। मतलब जितना से सार्थकता से मतलब अशुद्धता से कोई परीक्षण किसी उद्देश्य का मापन करता है ना, वह परीक्षण क्या होता है, उतना ही वैध होता है। फिर लिखा हुआ है कि किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह मात्रा है जिस मात्रा तक वह उस वस्तु को मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। मतलब कह रहा है किसी परीक्षण की वैधता जो है ना, उसकी वह मात्रा है जिस मात्रा तक वो उस वस्तु को मापता है उसके लिए उसका निर्माण किया गया है। परीक्षण वैधता ऐसी आधारशिला है जिस पर परीक्षण का पूरा भवन टिका हुआ है। देखिए मान लीजिए आपका वैधता ही नहीं पूरा होगा तो परीक्षण अच्छा होगा नहीं, पूरा कर दिया तो परीक्षण अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। तो ये कह रहा है कि परीक्षण वैधता ऐसी आधारशिला है, आधारशिला मतलब बेस है, जिस पर परीक्षण का पूरा भवन टिका हुआ है। फिर लिखा हुआ है वैधता एक सापेक्ष शब्द है। एक परीक्षण किसी विशेष कार्य के लिए एवं कुछ विशेष परिस्थितियों में वैध हो सकता है। देखिए कह रहा है कि वैधता एक सापेक्ष शब्द है। सापेक्ष करने का मतलब हुआ कि जिस अथी में उसी में मतलब ये अथी होगा। समझे, एक परीक्षण किसी विशेष कार्य के लिए एवं विशेष परिस्थितियों में ही वैध हो सकता है। कहने का मतलब एक परीक्षण विशेष कार्य का मतलब हम 6 क्लास का क्वेश्चन बनाएंगे तो 6 में मतलब काम करेगा। और कह रहा है कि कुछ विशेष परिस्थिति में, मान लीजिए हम 2018 में मान लीजिए टेस्ट लिए हैं तो उसको 2019 में नहीं ले सकते वही क्वेश्चन को। समझे, तो ये कह रहा है कि एक परीक्षण किसी विशेष कार्य के लिए एवं कुछ विशेष परिस्थितियों में ही वैध हो सकता है। समझे, वही क्वेश्चन आप 2018 में लिए उसी को आप 2019 में नहीं दे सकते हैं। समझे, और उस क्वेश्चन को आप 6 में दिए हैं तो 6 में मतलब विशेष स्पेशल के लिए बनाया जाता है हर परीक्षण। तो वही कह रहा है कि एक परीक्षण किसी विशेष कार्य के लिए एवं कुछ विशेष परिस्थितियों में वैध हो सकता है, जबकि यही परीक्षण अन्य किसी कार्य के लिए अवैध सिद्ध हो सकता है। अन्य मतलब अब 6 है तो 7 में ले जाएगा तो अवैध हो जाएगा। हम सिंपल बताए हैं कि देखिए कि कोई भी परीक्षण वैध या अवैध नहीं होता है, मतलब उसका प्रयोग आप कहाँ करें उस पर डिपेंड करता है। समझे, ये चीज़ बात है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। आइए अब देखते हैं अर्थ और परिभाषा। लिखा है वैधता का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ वैलिडिटी। लिखा हुआ है वैधता अंग्रेजी भाषा के वैलिडिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण। इस वैलिडिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैलिडस से हुआ है। वैलिडस शब्द यहाँ पर लिख दीजिएगा, वैलिडस शब्द से हुआ है जिसका अर्थ मजबूत होता है। जिसका अर्थ क्या होता है, मजबूत होता है। मतलब पूछेगा कि वैलिडिटी अंग्रेजी भाषा के वैधता अंग्रेजी भाषा के वैलिडिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इस वैलिडिटी शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है, तो वैलिडस यानी वैलिडस से हुआ, जिसका अर्थ क्या होता है, मजबूत। अर्थात परीक्षण वैधता से अभिप्राय है कि कोई परीक्षण विशेष जितनी शुद्धता एवं सार्थकता से परीक्षण के उन विशिष्ट एवं समान उद्देश्यों को मापन करता है तो जिनके लिए उसकी रचना की गई। मतलब कहने का मतलब कि जिन विशिष्ट उद्देश्यों एवं समान उद्देश्यों का मापन करता है जिसके लिए उसकी रचना की गई है, वही क्या होता है, आपका वैधता परीक्षण होता है। फिर लिखा हुआ है विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर वैधता की निम्नलिखित परिभाषा दी है। पहला परिभाषा आपका है
फ्रीमैन के अनुसार। देखिए क्या फ्रीमैन कहते हैं कि वैधता सूचकांक उस मात्रा को व्यक्त करता है जिस मात्रा में परीक्षण उस लक्ष्य को मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया। देखिए सबका डिफिनीशन आपको समान ही मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ लैंग्वेज चेंज होगा। देखिए कहने का मतलब इनका भी वही है कि वैधता सूचकांक उस मात्रा को व्यक्त करता है जिस मात्रा में परीक्षण उस लक्ष्य को मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया। मतलब जिसके लिए वो बनाया गया उस लक्ष्य को क्या करता है, आपका वैधता सूचकांक क्या करता है, मापन करता है। तो फ्रीमैन के अनुसार हो गया। चैपलिन के अनुसार डिफिनीशन हो गया कि वैधता किसी मापन यंत्र का वह गुण है कि वह किसी चीज का मापन करता है जिसको मापना उसका उद्देश्य है। मतलब वैधता किसी मापन यंत्र का वह गुण है कि मापन यंत्र का वह गुण है कि वह किसी चीज का मापन करता है जिसके लिए उसका जिनको मापन उसका उद्देश्य है। समझे। अब देखते हैं तीसरा डिफिनीशन एनास्टसी के महोदय के अनुसार लिखा हुआ है, परीक्षण की वैधता का तात्पर्य इस बात से है कि परीक्षण क्या और कितनी अच्छी तरह से मापता है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि उसमें वैधता का तात्पर्य है इस बात का है कि परीक्षण क्या और कितनी अच्छी तरह से उसका मापन करता है। चौथा डिफिनीशन है क्रोनबैक के अनुसार लिखा हुआ है, किसी परीक्षण की वैधता जिसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। तो क्रोनबैक कहते हैं कि किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वो क्या लिखा है, जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया। अब आपका डिफिनीशन अगले का है गुलिक्सन के महोदय के अनुसार लिखा हुआ है, किसी कसौटी के साथ परीक्षण का सहसंबंधी वैधता है। कसौटी के साथ मतलब कुछ मतलब अथी के साथ परीक्षण का सहसंबंधी वैधता है। देखिए इसमें आपका 5 डिफिनीशन है, आप 2-3 एग्जाम में लिख सकते हैं। समझे। जो आपको आसान लगे उसको 2-3 आप इसमें से लिख सकते हैं, जो आपको आसान इसमें से लगे उसको आप लिख सकते हैं। आइए अब देखते हैं वैधता की प्रकृति, नेचर ऑफ वैलिडिटी। लिखा हुआ है वैधता की प्रकृति निम्न है। पहला है किसी भी परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण गुण या विशेषता उसकी वैधता है। मतलब अब मान लीजिए कोई परीक्षण टेस्ट ले रहा है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, तो वही बात है कि किसी भी परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण गुण या विशेषता उसकी वैधता है। दूसरा आपका है दूसरा है किसी परीक्षण की वैधता इस बात की सूचक होती है कि उसमें अस्थायी त्रुटि कितनी है। मतलब किसी परीक्षण की वैधता इस बात की सूचक होती है कि उसमें अस्थायी त्रुटि कितनी है। तीसरा है परीक्षण वैधता ऐसी आधारशिला है जिस पर परीक्षण का पूरा भवन टिका रहता है। फिर आपका चौथा है परीक्षण वैधता किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। मतलब परीक्षण वैधता किसके लिए किया जाता है, किसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए किया जाता है। पांचवा आपका है परीक्षण वैधता का परीक्षण उद्देश्य से घनिष्ठ संबंध होता है। मतलब परीक्षण वैधता का परीक्षण उद्देश्य से क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। आइए अब देखते हैं परीक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। लिखा है परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। पहला सांस्कृतिक प्रभाव, कल्चरल इन्फ्लुएंस लिखा हुआ है। चूंकि हम जानते हैं कि सामाजिक आर्थिक स्तर, वर्ग रचना, शैक्षिक विभेदों एवं इस प्रकार की अन्य बातों का बुद्धि एवं अभियोक्ता पर प्रभाव पड़ता है। जिसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए सामाजिक आर्थिक मतलब समाज आपका कम 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 अथी है, मतलब वंचित है, या आर्थिक स्तर मतलब आप पैसे से अथी मतलब कमजोर है, मतलब आपको पैसा की दिक्कत है। वर्ग रचना मान लीजिए आप छोटा मतलब कास्ट के है। शैक्षिक विभेद मतलब आप मतलब एजुकेशन में अंतर है। तो इस प्रकार की जो बात होती है ना, बुद्धि एवं जो आपका अभियोक्ता है उस पर क्या करता है, प्रभावित करता है। अतः एक सांस्कृतिक परिस्थिति में बना परीक्षण दूसरी परिस्थिति में क्या होता है, प्रभावी नहीं होता है। दूसरा आपका है वैधता के स्थान पर विश्वसनीयता में बढ़ोतरी। देखिए कह रहा है प्रश्न पदों की संख्या बढ़ने से परीक्षण की विश्वसनीयता बढ़ेगी, पर ऐसा करने से अनेक ऐसे प्रश्न सम्मिलित हो जाते हैं जिन्हें परीक्षार्थियों ने याद कर लिया तो उससे वैधता कम। देखिए टेस्ट लेने का मेन उद्देश्य क्या होता है कि बच्चा क्या जानकारी है, आप कोई चीज़ मतलब अपना दिमाग लगा के कर सके। तो कह रहा है कि वैधता के समय विश्वसनीयता में बढ़ोतरी करने का मतलब कि मान लीजिए प्रश्न पदों की संख्या बढ़ने से परीक्षण की विश्वसनीयता तो बढ़ेगी, पर ऐसा करने से अनेक ऐसे प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं जिन्हें परीक्षार्थियों ने याद कर लिया जिससे वैधता कम हो सकती है। तीसरा आपका है कठिन या कम स्पष्ट निर्देश। लिखा हुआ है यदि निर्देश स्पष्ट न हो तो परीक्षार्थी के उद्देश्य को गलत समझ सकते हैं जिससे वैधता कम हो सकती है। मतलब किस उद्देश्य से उसको क्या कर सकता है, ये गलत समझ सकती है जिससे क्या होगा, वैधता कम हो जाएगी। चौथा आपका शुद्धता पर आग्रह। लिपिक योग्यता के कुछ परीक्षणों में अच्छे फलांकन गति पर निर्भर करते हैं, पर परीक्षण के निर्माता शुद्धता पर इतना अधिक बल देते हैं कि परीक्षार्थी परीक्षण में अधिक प्रगति नहीं कर सकता। मतलब उसका एक एक चीज़ देखते हैं जिससे क्या होता है कि उसका अच्छा नंबर नहीं पाता है। अच्छा मतलब देखिए अब मान लीजिए कोई कोई ऐसा टीचर होता है कि मतलब एकदम पूरा शुद्ध शुद्ध देखता है। मतलब देखिए कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है।
तो थोड़ा भी गलती, मान लीजिए अब इंग्लिश का एग्जाम, मतलब मान लीजिए अब हिंदी अथी का साइंस का एग्जाम होगा, बच्चा मान लीजिए कि फोटोसिंथेसिस का स्पेलिंग ही गलती लिख दिया, मान लीजिए अब लिखा है फोटो से गलती हो गया, तो उस पर नंबर काट लेंगे, तो उससे क्या होगा कि उसका मतलब उद्देश्य के लिए मापन नहीं हो पाएगा। या करने का मतलब हुआ है कि बच्चा जान से तो गलती नहीं किया, हो सकता है गलती हो सकता है, अब स्पेलिंग गड़बड़ा गया, तो अब उसमें आप नंबर काट लिए, तो एक मतलब बच्चा अच्छा सब चीज़ फोटोसिंथेसिस के बारे में, मतलब प्रकाश संश्लेषण के बारे में बहुत अच्छा लिखा हुआ, लेकिन वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का स्पेलिंग ही गलती लिख दिया, तो उस पर आप नंबर काट लिए, तो ये गलत बात है। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि लिपिकता के कुछ परीक्षणों में अच्छे फलांकन गति पर निर्भर करता है। गति का मतलब आपका राइटिंग ये सब पर निर्भर करता है। पर परीक्षण के निर्माता शुद्धता पर इतना अधिक बल देते हैं कि परीक्षार्थी परीक्षण में अधिक प्रगति नहीं कर पाता है। समझे, किसी का राइटिंग अच्छा होता है उस पर अच्छा ज़्यादा नंबर मिल जाता है। समझे, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जो जितना लिखा है, जो चीज़ कॉन्सेप्ट को समझ रहे कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है, उस पर आपको नंबर देना चाहिए। अब देखते हैं पांचवा आपका प्रतिक्रिया प्रवृत्ति। प्रतिक्रिया प्रवृत्ति जैसे गति न की शुद्धता से कार्य करने की प्रवृत्ति का परीक्षण पर प्रभाव पड़ता है। जब प्रश्न पद अधिक या अस्पष्ट हो जाते हैं तो प्रतिक्रिया प्रवृत्ति का प्रभाव भी बढ़ जाता है। आपका है प्रश्नों की भाषा। लिखा है यदि प्रश्नों की भाषा अत्यंत कठिन एवं साहित्यिक, मतलब होता है किताबी नॉलेज, जैसे मान लीजिए आपका गेस का नॉलेज होता है तो आपको समझ नहीं आ पाता है, तो वही कह रहा है कि यदि प्रश्न की भाषा, मतलब जो प्रश्न दिया गया है वो अत्यंत कठिन हो, मतलब ऐसा हो जो आप नहीं समझ रहे हो, साहित्यिक मतलब मतलब किताब का नॉलेज हो, मतलब किताब का भाषा हो, साहित्यिक हो, तो उसे छात्र नहीं समझ पाते हैं, जिससे परीक्षण अपना उद्देश्य नहीं समझिएगा तो आप अच्छा से कहाँ डील कर पाइएगा, नहीं प्राप्त करते हैं। फिर आपका है सतमा अभिव्यक्ति की माध्यम। यदि परीक्षण छात्रों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा में नहीं बनाया गया है तो छात्र प्रश्न को भली प्रकार समझ नहीं पाएंगे, जिससे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। अब देखते हैं वैधता के प्रकार, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। देखिए वैधता को भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार से बांटा है। समझे, पहला है विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार से वैधता को वर्गीकरण किया। पहला है कोनबैक के अनुसार। कोनबैक ने वैधता को 4 भागों में विभाजित किया। पहला है पूर्व कथात्मक वैधता, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, समवर्ती वैधता, कॉन्क्लूडेंट वैलिडिटी, विषयगत वैधता, कंटेंट वैलिडिटी, संरचनात्मक वैधता, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। फिर आपका है, देखिए ये आपको कोनबैक ने 4 भागों में बांट दिया। कौन कौन? तो पूर्व कथात्मक वैधता, समवर्ती वैधता, विषयगत वैधता और संरचनात्मक वैधता। फिर देखिए फ्रीमैन क्या लिखा है। फ्रीमैन ने भी वैधता को 4 भागों में विभाजित किया है। संकायात्मक वैधता, दूसरा है कार्यात्मक वैधता, तीसरा है अवयवात्मक वैधता और चौथा है रूप वैधता, मतलब ऑपरेशनल वैलिडिटी पहला है, दूसरा है फंक्शनल वैलिडिटी, तीसरा है फैक्टोरियल वैलिडिटी और चौथा है आपका फेस वैलिडिटी। फिर आपका है आनेस्ट्रेसी ने भी वैधता को 4 भागों में बांटा है। पहला है रूप वैधता, दूसरा का है विषयगत वैधता, तीसरा का है अवयवात्मक वैधता और चौथा है अनुभाविक वैधता, मतलब इंपेरियल वैलिडिटी। फिर लिखा हुआ है जॉर्डन ने वैधता को 2 मुख्य भागों में बांटा है, फिर उसे 7 उप भागों में बांटा है। देखिए कौन कौन भागों में बांटा है, तो वैधता को पहले 2 भागों में बांट दिया, आंतरिक वैधता और दूसरा क्या भागा, बाह्य वैधता। फिर आंतरिक वैधता को 4 भागों में बांटा, संक्रियात्मक वैधता, पूर्व रूप वैधता, तीसरा बचा है विषयगत वैधता और चौथा है अवयवात्मक वैधता। और बाह्य वैधता को बांटा है पूर्व कथात्मक वैधता, संरचनात्मक वैधता और समवर्ती वैधता। तो ये समझ गए कौन कौन कैसे बांटा हुआ है। पहले फिर से हम रिपीट कर देते हैं। कोनबैक ने 4 भागों में बांटा, पूर्व कथात्मक वैधता, समवर्ती वैधता, विषयगत वैधता, संरचनात्मक वैधता। फ्रीमैन ने भी 4 भागों में बांटा, अनवेस्टिंग ने भी 4 भागों में बांटा और जॉर्डन ने पहले 2 भागों में बांटा, फिर उसमें 7 उपवर्ग दिया। आइए देखते हैं अब कुछ कुछ जो है उसको देख लेते हैं, जो विषयगत जो मेन आपका वैधता उसको थोड़ा बारे में जानते हैं। लिखा हुआ है विषयगत वैधता क्या होता है, कॉन्टेक्ट वैलिडिटी। जो वैधता पाठ्यक्रम 2 बार पाठ्यक्रम लिखा गया, एक बार काट दीजिएगा। जो वैधता पाठ्यक्रम से जुड़ा होता है उसे विषयगत वैधता भी वैधता कहते हैं। इस वैधता के अनुसार पाठ्यक्रम के सभी अंगों को बराबर भार प्रदान करते हैं। सभी से हम क्वेश्चन देंगे, समझे, भार प्रदान करते हुए मापन करना होता है। विषयगत वैधता को पाठ्यक्रमात्मक वैधता भी कहते हैं, क्योंकि पाठ से रिलेटेड है, पाठ्यक्रम से रिलेटेड है। दूसरा है आपका रूप वैधता, फेस वैलिडिटी। लिखा हुआ है, देखिए इसका मतलब समझे ना, विषयगत वैधता क्या होता है, जब हम पूरा किताब से मतलब क्वेश्चन को लेते हैं, मतलब पूरा मापन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, विषयगत वैधता, या इसी को पाठ्यक्रमात्मक वैधता भी कहते हैं। दूसरा है रूप वैधता, फेस वैलिडिटी।
लिखा है जब कोई परीक्षण किसी तत्व का मापन करता हुआ प्रतीत होता है जिसके लिए यह बनाया गया था, ऐसे वैधता को रूप या आनिक रूप या अनिक वैधता कहते हैं। याद रखें, मतलब रूप वैधता को क्या बोलते हैं? अनिक वैधता बोलते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए गणित के प्रश्न में सेना के लिए ऐसे प्रश्न ऐसे होना चाहिए जिसके लिए जिसमें वायुयान की गति, रडार, आर्मी आदि का जिक्र हो। मान लीजिए आप सिंपल समझिए कि मान लीजिए आप आर्मी के लिए क्वेश्चन बना रहा है, आर्मी टाइप क्वेश्चन बना रहा है, तो उसमें आपको वायुयान की गति, रडार, आर्मी आदि शब्द का जिक्र करना होगा, न कि बाजार में वस्तुओं के भाव या बनिए को कम तोलने और डंडी मारने के जैसा क्वेश्चन देना होगा। समझ रहे हैं ना? मतलब रूप बहता है उसा कहता है जिसमें आपको लगे कि प्रतीत हो कि हम उसी का मापन कर रहे हैं। समझ रहे? मान लीजिए आपका सिंपल समझिए, मान लीजिए आपका दूध का मापन, दूध के बारे में करना के चाह रहा है, तो दूध से रिलेटेड क्वेश्चन दीजिए कि हाँ कि इतना पानी मिला दिया, मतलब जो मिश्रण उश्रण का क्वेश्चन होता है वैसा क्वेश्चन दीजिए। समझे? तो ये चीज़ है। तीसरा है आपका संरचनात्मक वैधता। कर इस वैधता को ज्ञात करने हेतु मानसिक शील गुणों की उपस्थिति के आधार पर माना जाता है। देखिए, संरचनात्मक वैधता करने का मतलब कि आपके जो मस्तिष्क में जो चीज़ें उसकी मतलब अति किया जाता है। विभिन्न प्रकार के मानसिक शील गुण जैसे मूल्य, बुद्धि, व्यक्तित्व आदि है, इन्हीं आधार पर संरचनात्मक वैधता ज्ञात किया जाता है। फिर आपका पूर्व कथन वैधता या भविष्यवाणी वैधता, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी लिखा हुआ है। ऐसे निष्कर्ष जो वर्तमान में बने परीक्षण के वैधता भविष्य के संदर्भ में मापन के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे पूर्व कथन वैधता कहता है। जैसे सिंपल समझिए, मान लीजिए कोई बच्चा 7 क्लास में बहुत अच्छा नंबर ले आया, तो आप बोलिएगा ना उसको कि हाँ ये 8वां क्लास में भी अच्छा नंबर लेगा साइंस से, जो सब्जेक्ट में। मान लीजिए 7 क्लास में साइंस में अच्छा नंबर आया, तो 8वां क्लास में भी साइंस में अच्छा नंबर लेगा। कहते हैं जैसे लिखा हुआ है, जैसे बीएड के फर्स्ट ईयर के एग्जाम में यदि छात्र अच्छे अंक प्राप्त किए हैं तो परीक्षण की भविष्यवाणी वैधता उसी समय होगी जब वह छात्र सेकेंड ईयर के एग्जाम में भी अच्छा नंबर आएगा। मतलब मान लीजिए कोई फर्स्ट ईयर में अच्छा नंबर लाया था, टीचर नहीं बोलता कि ये भी सेकेंड ईयर में अच्छा नंबर लेगा, तो इसे बोलते हैं परीक्षण वैधता। समझे? तीसरा का आपका है समवर्ती वैधता, कंकूरेंट वैलिडिटी। किसी परीक्षण में समवर्ती वैधता तब होती है जब वो योग्यता का मूल्यांकन करे, योग्यता मतलब एबिलिटी का मूल्यांकन करे। इसके अंतर्गत परीक्षण के फलाको मतलब होता है नंबर का अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा फलाकों का सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। यदि इस अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा के फलांकों और परीक्षण के फलांकों में सहसंबंध होगा तो कहा जाएगा कि परीक्षण में समवर्ती वैधता है। फिर आपका है अवयवात्मक वैधता, फैक्टोरियल वैलिडिटी लिखा हुआ है। अवयवात्मक वैधता का अर्थ परीक्षण तथा अन्य परीक्षण के व्यवहार के अन्य समकक्ष अवयवों में व्याप्त सहसंबंध से है। अवयवात्मक वैधता ज्ञात करने के लिए सांख्यिकीय विधि का, सांख्यिकीय मतलब मैथ जो स्टैटिक्स विधि का प्रयोग किया जाता है। आइए अब देखते हैं अनुभवजन वैधता, इंपेरियल वैलिडिटी लिखा हुआ है कि किसी परीक्षण के प्राप्तांकों को छात्र के भविष्य के व्यवहार को बताने के लिए अथवा उसके वर्तमान की वास्तविक परिस्थितियों में व्यवहार को जानने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसे अनुभवजात्मक वैधता कहते हैं। जैसे बोलता है नहीं, अपना अनुभव बता रहे हैं कि बच्चा आगे जाके आईएएस बनेगा, ये सब चीज़ है। तो वही कह रहा है कि किसी परीक्षण के प्राप्तांकों को छात्र के भविष्य के व्यवहार को बताने के लिए अथवा उसकी वर्तमान की वास्तविक परिस्थितियों में व्यवहार को जानने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे अनुभवजन वैधता कहते हैं। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या लिखा हुआ है कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि परीक्षण का निर्माण किसी न किसी उद्देश्य को दृष्टि में रखकर किया जाता है। जब कोई परीक्षण इसका उद्देश्य को जिस सीमा तक सफलतापूर्वक मापन करता है उस सीमा को परीक्षण वैध होता है। मतलब कहने का मतलब कोई आप परीक्षण कीजिएगा उसका कोई ना कोई क्या होगा, उद्देश्य होगा ही। फिर लिखा है परीक्षण वैधता एक ऐसी आधारशिला है जिस पर परीक्षण का पूरा भवन टिका हुआ है। तो ये आपका वैधता खत्म का जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है आपका अब होगा तो इसका अथी क्या बोलते हैं, गाइडेंस और काउंसलिंग जो आपका ऑप्शनल पेपर है उसका, और फिजिकल साइंस का कुछ वीडियो लेके आएंगे जिससे आपको वो भी चीज़ समझ आएगा। तो थैंक यू।